अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में ये वाई टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिया था हमने। फैक्टर्स दैट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी पढ़ लिया था, है ना। अब आगे हमारे पास आ गया प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ लिया था। और ट्रेड साइकिल पे हम थे आए बस। अच्छा, ट्रेड साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसके बहुत से नाम हैं। तो वो आपको कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं उसमें। और वो क्या है कि वो आपको कह सकते हैं कि ट्रेड साइकिल की जगह पे बिजनेस साइकिल का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसकी जगह पर आपको इकोनॉमिक साइकिल का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ बच्चों को तो पता है इसके बारे में कि ये क्या होता है। लेकिन महाराज यानी कि आसान लफ्जों में बोलें तो, उर्दू में कहें ना तो इसको बोलेंगे, आपको जरा फनी लगेगा, तिजारत का चक्कर। मतलब ये ट्रेड से मतलब तिजारत ही होती है ना, और साइकिल चक्कर को ही बोल रहे हैं हम। तो ये एक ऐसा साइकिल है या चक्कर है जो, और चक्कर बोल रहे हैं इसको, तो ये रिपीट होता है। यानी कि ट्रेड साइकिल में सर्टेन स्टेजेस होती हैं जिससे कोई भी कंट्री या इकोनॉमी गुजरती है। और ये हर कंट्री को गुजरना होता है, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हाँ, ये है कि कई कंट्रीज जो है वो इन स्टेजेस से जल्दी भी गुजर सकते हैं। मतलब जो टाइम स्पैन है वो शायद 10 ईयर्स का होगा टोटल साइकिल कंप्लीट करने का। कई कंट्रीज में ये 60 ईयर्स का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप, जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से हैंडल कर रही है डिफरेंट सिचुएशन को। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनको हम टुगेदर बोलते हैं ट्रेड साइकिल, वो क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बिजनेस साइकिल को खुद ही डिफाइन कर देंगे। एक चीज ये कि इसमें जो मैंने लिखा है कि ये अप्स एंड डाउन्स इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहले तो सवाल ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें, जिसका पर्पस होता है लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना। तो भाई बिजनेस का तो मकसद ही यही है। आप इमेजिन करो कि यू आर रनिंग अ बिजनेस, लेकिन आप लोगों की कोई भी नीड या वांट पूरी नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस चल जाएगा। ऑफ कोर्स बिजनेस का तो मकसद ही यही है, लोगों की जरूरियात को पूरा करना, ख्वाहिशात को पूरा करना, ताकि उनको रिटर्न में प्रॉफिट मिले। वो आप कोई टूरिस्ट स्पॉट ले लें, कोई रेस्टोरेंट ले लें, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ले लें, कोई पार्लर ले लें, वट एवर, कोई शॉप ले लें। अच्छा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुराद तो ये है कि लोगों की नीड या वांट को पूरा आपने करना तो है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटी है। और उसमें अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, जो कि कई सालों तक चलता है ये काम, अप्स एंड डाउन। अच्छा, जब हम कहते हैं अप्स, तो इसके लिए एक वर्ड ये भी इस्तेमाल होता है कि हम बोलते हैं जी ऑप्टिमिज्म, कि ऑप्टिमिज्म चल रहा है, इसका मतलब क्या है। और डाउन के लिए चलें, ये भी देख लेते हैं, पैसिमिज्म। क्योंकि वो पेपर में केस स्टडी में ये वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑप्टिमिज्म है ना, इसका तो मतलब है कि जो कंट्री है ना वो ग्रो कर रहा है, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी मतलब कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, मुल्क में ज्यादा आउटपुट बन रही है। अब जैसे कि हम एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि अब जैसे अप्स में एक जो अप्स के जो टॉप पोजीशन है उसको बोलते हैं बूम। यानी कि जब इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर की तरफ किस शक्ल में जा रही है, ऊपर की शक्ल, ऊपर की तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोग मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कारोबार सेटअप हो रहे हैं। फिर आप कह लें कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, कारोबार जो कारोबारी लोग हैं उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, जारी बात है, तो उनका फायदा भी चल रहा है साथ साथ। और साथ साथ में ना प्राइस लेवल भी जो है वो बड़ा होता है, यानी कि बढ़ता जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़े तो समझ आती है, हमने ऊपर पढ़ा भी है इन्फ्लेशन के बारे में। तो बूम, अच्छा अप्स में तो ये होता है, लेकिन बूम जो है ना वो पीक है। यानी कि इकोनॉमी अगर ऊपर की तरफ जा रही है ना, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, और आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है जीडीपी। ये आपको अच्छे से पता है कि इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक मुल्क जो है वो एक साल में कितनी चीजें बनाता है, चीजों से मुराद है गुड्स एंड सर्विसेज। और उनकी जब मार्केट वैल्यू को आप जमा कर लेते हैं, जो उनकी प्राइस है,
तो हमारे पास जीडीपी आ जाता है। और आपको पता है कि चीजें तो गुड्स एंड सर्विसेज ही बनती है, क्योंकि नीड्स एंड वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा कोई चीज है ही नहीं दुनिया में जिससे आपकी नीड या वांट पूरी होती है। आप इमेजिन भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अब वो पीक है ना जो बूम, तो बूम में क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो टॉप पे पहुंची हुई है। डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, तो उनके पास पैसा है, वो चीजें खरीदने के लिए तैयार हैं। जब चीजें खरीद रहे हैं, जब चीजें खरीदी जा रही हैं तो जीडीपी भी हाई है, इनकम भी हाई है, प्रॉफिट भी हाई है। तो ये बज़ाहिर लग रहा है हमें कि एक अच्छा साइन है, लेकिन एक्चुअली ये अच्छा नहीं है। क्यों? भाई जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो नीचे ही जाना है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते आप। इसका मतलब इकोनॉमी का ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आई रिपीट, इकोनॉमी का ये हाईएस्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रॉफिट। तो वो आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन जब आप पीक पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आ जाती है अनसर्टेनिटी। क्यों? क्योंकि जब सब चीजें बढ़ रही है ना, तो एक चीज और बढ़ रही है, और वो है इन्फ्लेशन। सारी बात है, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और पैसा उनके पास आ रहा है, तो वो तो खर्च करने के लिए तैयार है जी। पैसा है, कीमत जितनी मर्जी हो ले लेंगे। तो भाई कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी ना फिर, सारी बात है, क्योंकि लेने वाले ज्यादा हैं। और बावजूद इसके कि चीजें बन रही हैं, लेकिन डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं। वैसे भी चीजें बनने में टाइम लगता है, डिमांड करने में क्या टाइम लगता है? दुकान पे पहुंचो लेने के लिए, अगर पैसे हैं तो आउटपुट बढ़ाने के लिए एक पूरा प्रोसेस है आपको। अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसका भी एक प्रोसेस है। नई जगह जमीन लो या बिल्डिंग लो, वहां पे फिर आप लेबर को हायर करो, मशीनरी इक्विपमेंट बाय करो, तो लंबा टाइम लगेगा। तो इन्फ्लेशन जो है ना वो ज्यादा होती है, बढ़ती है। और किस वजह से? एक रीजन है कि लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। क्यों? भाई आपने वर्कर सारे, एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ रही है ना, तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो अब आपके पास जो फालतू वर्कर्स हैं, जिनको हम वेले कहते हैं, वो तो मिल ही नहीं रहे। मतलब जिनको काम नहीं मिल रहा, हर बंदा, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज एम्प्लॉयड। और जो उनको काम नहीं मिला हुआ, वो आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि आपको तो वर्कर वो चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है। आप, आपका पार्लर है, आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो अब आपको तो वो बंदा चाहिए ना जो कि पार्लर की सर्विसेज में एक्सपर्ट है। तो आप कोई भी बंदा तो नहीं रख सकते जी मुझे जॉब चाहिए दे दे, नहीं होता ना ऑफकोर्स। तो अगर आप इमेजिन करो, मैं छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर पार्लर ही पार्लर हो जाए पूरे मुल्क में, तो फिर आपको पार्लर की एक्सपर्टीज वाले लोग तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी। तो लेबर की जब शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? उनको हायर करने के लिए, वर्कर्स को, उनको वेज ज्यादा देनी पड़ेगी, वरना वो क्यों छोड़ेंगे जॉब? देखो, जिसको जॉब नहीं मिलेगी वो तो कहेगा यार चलो, जॉब मिल रही है, सैलरी जितनी भी है चलेगा। लेकिन जो कि पहले जॉब कर रहा है वो स्विच क्यों करेगा? द ओनली वे इज कि उसको ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर की जाए इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो वो मान लेगा। अच्छा, तो एक तो ये बात है, तो इससे वेज जब बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, सारी बात है। क्योंकि वेज जो है वो बिजनेस को पे करनी है ना, तो कॉस्ट बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर बिजनेस जो है ना वो प्राइस को भी बढ़ा देगा, कि भाई मैंने अपनी कॉस्ट को कवर करना है, तो मैं प्राइस भी बढ़ाऊंगा। और जब प्राइस बढ़ेगी तो भाई फिर इन्फ्लेशन ने तो बढ़ना ही है, और वो भी तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, और एक और चीज है, डिमांड भी बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका मतलब है टोटल डिमांड इन द कंट्री। तो अब जब सब लोगों के पास पैसा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो फिर हर कोई चीजें खरीदना चाह रहे हैं अच्छी से अच्छी, ताकि अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करे। चीजें उतनी अवेलेबल है नहीं, क्योंकि आपके पास लेबर की शॉर्टेज भी चल रही है साथ में। तो मसला आ गया, और कीमतें बढ़ेंगी। तो ये है वो अनसर्टनिटी, कि अब होगा क्या, कि जो बूम पे जब पहुंचे हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट, मैंने हमने ऊपर पढ़ा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ये तो आपके पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्यों? क्योंकि कीमतें अगर आपकी इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब लोग समझते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताऊं जरा। जब इन्फ्लेशन ज्यादा हुई है ना बहुत, तो जो बिजनेसेस हैं उनकी, उनमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट क्या आएगा, और जिसकी वजह से आ जाएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि भाई ये कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, अब पता नहीं लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और उस चक्कर में वो अपनी प्रोडक्शन को रोक देंगे, कि यार पहले देख तो लें जो चीजें बनाई हुई हैं वो बिक भी रही हैं कि नहीं, क्योंकि कीमतें तो बहुत बढ़ गई हैं। जब आप प्रोडक्शन रोकेंगे तो वर्कर्स को भी कहेंगे भाई अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब होगी तो बुला लेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी।
अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अब वही जो लोग काम करते थे वही तो कंज्यूमर है, वही तो मार्केट में जाके अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इकोनॉमी, किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो क्या होगा कि वो चीजें कम लेंगे, फिर सारी तो उनकी नौकरी चली गई। तो जो बिजनेसेस है वो कहेंगे देखा, हमने कहा था कि कोई मसला होगा, देखो हमारी चीजें नहीं बिक रही। कसूर किसका है? उनका अपना। लेकिन वो हुआ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ गई ना, कीमतें इतनी बढ़ गई। तो ये बूम जो है एक खतरनाक सिचुएशन है। और बूम हम कब बोलते हैं या बैंग कब बोलते हैं? जब कोई धमाका बड़ा होने वाला है। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब जो गुब्बारा है ना इकोनॉमी का, वो उसमें पूरी हवा भरी जा चुकी है। हवा किस चीज की भरी हुई है? एम्प्लॉयमेंट की, इन्वेस्टमेंट की। और जो प्राइसेस हैं वो बढ़ के अब उस गुब्बारे को फाड़ने के चक्कर में है। तो ये बूम इसी से निकला, और इवेंचुअली वो फिर फटेगा, तो कॉन्फिडेंस आपका, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर दोबारा फटेगा, और फिर क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। कि जब वो आप वर्कर्स को निकालेंगे वो चीजें नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, वो कहेंगे यार और वर्कर निकालो, क्योंकि प्रोडक्शन तो हमने नहीं करनी है इतनी, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। तो और वर्कर निकलेंगे तो और डिमांड कम हो जाएगी, उससे और प्रोडक्शन कम, तो इस तरह से इकोनॉमी जो है वो नीचे आती जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे डाउनफॉल ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो अप था अब डाउन की तरफ जाना शुरू होगा, जिसको पैसिमिज्म का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया। हम बोलते भी है ना यार ऑप्टिमिस्टिक रहो, उसी से निकले। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आप पॉजिटिव सोचो। तो ऑप्टिमिज्म भी ये है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इकोनॉमी के लिए, पॉजिटिविटी है हर जगह पर। लेकिन जब नीचे जा रही है इकोनॉमी, लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ गई है, वो फिर पैसिमिज्म की तरफ चले जाएंगे। अच्छा। तो इन्फ्लेशन के बगैर बूम नहीं होता। अच्छा, क्या होगा कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट का रोल आ गया ना बीच में। वो क्या कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। और हमने पढ़ा था उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लो इन्फ्लेशन। ठीक है। तो वो क्या करेगी कोशिश कि भाई ये जो डिमांड इतनी बड़ी हुई है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ हायर एग्रीगेट डिमांड, इसको भाई कंट्रोल करो। और लोग जो है वो तो ऐसे खरीदी जा रहे हैं, क्यों? पैसा है। तो यार ठीक है, फिर हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और बेहतर करते हैं। तो ये लोगों के लिए शायद अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही। तो गवर्नमेंट ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। तो अब इसको देख लो जरा, कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये हमने पढ़ा हुआ है वैसे, ओ लेवल में आपने पढ़ा हुआ है, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स या बिजनेस रखी हुई थी। तो ये मैं स्मॉल आई से शो कर रहा हूँ इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो दो तरह का हमारे पास नजर आ रहा है। एक है बोरिंग रेट, यानी कि वो रेट जिस पे आपको लोन मिलेगा और आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, लोन पे। और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको बोलते हैं डिपॉजिट रेट। ये क्या है? आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, और बैंक आपको उसमें पैसे दे रहा है, यानी कि ये आपकी सेविंग्स पे है। यानी कि आपने जो सेविंग्स की हुई है बैंक में, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं ना, तो दोनों की बात होती है। और अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, जैसे कि लिखा हुआ है, वो गवर्नमेंट के चूंकि इख्तियार में होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ नहीं रही कि हम देखें पहले इंटरेस्ट रेट कैसे सेट होता है या कौन सेट करता है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें समझे गवर्नमेंट सेट कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो दोनों बढ़ेंगे, यानी कि बोरिंग रेट भी बढ़ेगा, डायरेक्शन दोनों की एक ही होती है, और डिपॉजिट रेट भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। ये और बात है कि बोरिंग रेट हमेशा ज्यादा होता है। लेट से वो अगर हम कहते हैं 12% है, लोगों से 12% वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि जितना भी लोन ले रहे हैं उसका 12% लोग ज्यादा देंगे इंटरेस्ट की शक्ल में। और डिपॉजिट रेट लेट से 10% है। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा डिपॉजिट रेट बोरिंग रेट से कम ही होता है। तो ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 2% का, ये बैंक की इनकम है, बैंक का प्रॉफिट है। और बैंक ऐसे ही कमाता है। बैंक के अपने पैसे तो होते ही नहीं है, आपके पैसे लेता है जो डिपॉजिट में पड़े होते हैं, और जो लोन लेने आता है उसको लोन पे आगे दे देता है। तो ऐसे ही कर दो, आपको यही दे दो। तो ये अच्छा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब होगा क्या कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब हमें, ये मैं बता दूं रहा हूँ आपको, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है बिजनेस। तो हमने बिजनेस पे इम्पैक्ट देखना, इकोनॉमी में जरूर देखें, लेकिन एवेंचुअली आपको पेपर में जो केस स्टडी दी होगी, जिस बिजनेस के बारे में बात हो रही होगी, आपने उस पर बताना है कि गवर्नमेंट ने अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो बताएं क्या होगा। तो अब ये होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है,
तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपके लिए जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो ज्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बोरो करने की कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। आपने 10 लाख रुपए लिया है, तो 10 लाख तो वापस करना ही है, लेकिन उसके ऊपर 1 लाख और वापस करना है, वो इंटरेस्ट है, तो वो आपकी कॉस्ट है ना। तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, सारी बात है। अब जब कॉस्ट ज्यादा होगी, अब ये देखो, अब देखिए इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, आप वो देखो। तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेसेस हैं वो लोन कम लेंगे। जब वो लोन कम लेंगे तो इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट किस किस्म की करनी है, इसमें भी चीजें खरीदनी है आपने ना। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये पार्ट होता है एग्रीगेट डिमांड का, यानी कि जब टोटल डिमांड की बात करते हैं ना कंट्री में, तो कंट्री में जो कंज्यूमर खरीद रहा है वो भी डिमांड है, जो बिजनेसमैन खरीद रहा है चीजें अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो भी डिमांड है। तो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी कम होगी। और वो फिर क्या करेगी, वो प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर डालेगी। डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, इस पे बात करते हैं जी। वही होता है, जब इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो सर सप्लाई कम होनी चाहिए, बिजनेस कम प्रोडक्शन करेगा, डिमांड कैसे कम होगी। इसलिए कि आपको भी बताया है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। मतलब क्या, कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी से तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जब आपका काम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो फिर आप बाकी चीजें नहीं देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। आपको इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ गया, आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से ही इकोनॉमी में मसला आना है, और वो एकदम से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। वैसे तो मुंह पे अगर आप पहुंच जाए ना, तो डाउनफॉल आना ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट कितनी देर तक उसको मेंटेन करके रखती है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कि आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं। आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, आप मशीनरी खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो ये डिमांड ही हो रही है ना चीजों की। मार्केट में जो चीजें पड़ी हैं, उनकी डिमांड हो रही है। तो अब कई लोग हैं जो अपने रिसोर्सेज को इन चीजों को बनाने में लगाएंगे। ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है या मशीनरी या इक्विपमेंट है, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर्स की भी डिमांड होती है, अभी हम उसकी तरफ आते हैं। तो अभी डिमांड आपकी कम हो गई, कम होगी तो प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आउटपुट में भी इम्पैक्ट तो आएगा, मतलब आप बढ़ा नहीं सकते अब। आपकी एग्री डिमांड कम हो रही है यहाँ पर, आप इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा करना चाह रहे थे बिजनेसेस, वो अब नहीं करेंगे, वो वही रुक जाएंगे जितनी हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब डाउनवर्ड प्रेशर मैंने पता क्यों लिखा है, मैंने यहाँ ये नहीं लिखा कि प्राइसेस कम हो जाएंगी। मतलब ये क्या, एरिया डिमांड कम हो रही है तो मार्केट में कीमतें गिरेंगी, क्योंकि लेने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। पता है क्यों नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कभी भी प्राइसेस को गिराना होता ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, डाउनवर्ड प्रेशर। आप कहिए सर वो कैसे, जब डिमांड गिर रही है तो प्राइसेस तो गिरेंगी ना। जब जारी मतलब लेने वाले लोग नहीं होंगे, तो चीजों की प्राइसेस गिरनी चाहिए। बात यह है कि चीजों की जो प्राइसेस हैं वो किसी एक वजह से नहीं गिर रही, यहाँ पर डिमांड एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो प्राइसेस को नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देर आर अदर फोर्सेज एज वेल जो कि प्राइस पे इंपैक्ट करती है। जैसे कि कॉस्ट है प्रोडक्शन की, एक्सचेंज रेट है। आप जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे हैं, डॉलर महंगा हो गया, तो जो रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड आएगा वो महंगा मिलेगा। मतलब बताने का मकसद ये है कि इन्फ्लेशन के कई कॉजेज होते हैं, एक कॉज ये है डिमांड वाला। तो मैंने इसीलिए लिखा कि ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर दो फोर्सेज हैं, वो अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक ऐसे नहीं करते, हम ऐसे लेते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड अपवर्ड है तो हम उसी को लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक फोर्स यहाँ से लग रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है ना, ये इसकी पावर है, लेट से हम कहते हैं 20, और इसकी जो पावर है ना वो है 50। तो अब मैं कहूंगा ये जो फोर्स है ना ऊपर वाली, ये डाउनवर्ड प्रेशर डाल रही है, लेकिन नीचे लेके जा नहीं सकती। बात को समझें, डाउनवर्ड प्रेशर का मतलब है कि जारी बात है, अब जो ये वाली फोर्स है ये उसको ऊपर तो लेके जाएगी ऑब्जेक्ट को, लेकिन उतना ऊपर लेके नहीं जाएगी।
क्योंकि ऊपर से भी फोर्स लग रही है, लेकिन ऊपर वाली फोर्स थोड़ी कम है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। अगर मैं इस ये जो ऊपर वाली फोर्स है इसको जीरो कर दूं, फिर तो तेजी से ऊपर जाएगा ना ऑब्जेक्ट। और अगर अभी 20 है तो वो उतनी तेजी से नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाली फोर्स है 20 की, ये डाउनवर्ड प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। सिमिलरली जब हम प्राइसेस की इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन के बहुत से कॉजेज हैं, और एक कॉज है एग्रीगेट डिमांड। तो चूंकि और फोर्सेज हैं जो हो सकता है उसके अगेंस्ट जा रही हो, तो इसलिए मैंने लिखा है डाउनवर्ड प्रेशर, यानी कि प्राइसेस अभी भी बढ़ेंगी, लेकिन उनके बढ़ने का रेट पहले से कम होगा। तो आप ऐसे समझ लें कि ये जो 20 है ना, ये एग्रीगेट डिमांड है। 20 वॉट कह लें, जो भी आपने यूनिट लेना है, एग्रीगेट डिमांड है, वो नीचे की तरफ लेके जा रही है, प्राइस को कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत से फैक्टर्स हैं, कॉस्ट है आपके पास एक्सचेंज रेट है, फिर आपके पास गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, मतलब ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे ही, ये आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये अब तीन फोर्सेज हैं, इनकी पावर ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड अकेला है, उसकी पावर कम है। तो प्राइसेस जो है ना वो गिरेंगी नहीं, लेकिन डाउनवर्ड प्रेशर जरूर पड़ेगा, जिससे वो जो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और आपकी इन्फ्लेशन कन्वर्ट हो जाएगी, जो रैपिड इन्फ्लेशन है वो लो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होगी। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी यही। तो आपके लिए प्रॉब्लम्स काफी हद तक हल हो सकती हैं। अच्छा, ये तो हमें देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज आ गई कि अगर मैं बिजनेस की बात करूं, अब बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कम हो गई। मैं यहां से पकड़ूंगा बिजनेस को। ये तो मैंने ओवरऑल बताया ना, गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्यों कम कर रही है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये यहां से ले आता, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट जब कम हो रही है, इसका मतलब है कि अब बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा, चूंकि अगर वो लोन ले रहा है पर या तो एक्सपैंड नहीं करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा तो आपके जो सेल्स और प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सेल्स और प्रॉफिट आपका इट वोंट इंक्रीज, बिजनेस में इम्पैक्ट जो आ रहा है, या अगर आपका प्लान है वोंट एक्सपेंशन का, वोंट इंक्रीज। और अगर आपका प्लान है एक्सपेंशन का, केस में लिखा हुआ है कि बिजनेस एक्सपैंड करना ही चाह रहा है, उसने करना ही है, तो बताएं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये लिखा होगा। तो फिर आपने एक्सपेंशन तो करनी है क्योंकि आपका प्लान है। तो फिर ये होगा कि इंटरेस्ट चूंकि बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कौन सी वाली? कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका आपकी जो एक्सपेंस है, ये चलें कॉस्ट ही ले लें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है, या आप अपनी प्राइस को ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्यों? टू कवर द हायर कॉस्ट। तो जब प्राइस को ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हो जाए अनकॉम्पिटिटिव, यानी कि मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम प्राइस लेट से चार्ज कर रहे हैं। अगर पता नहीं हमें अभी, लेकिन हम एज्यूम तो कर सकते हैं ना। वैसे तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा है तो सबका बढ़ गया ना, लेकिन अगर आपके कंपेटिटर लोन नहीं ले रहे, आप लोन ले रहे हैं क्योंकि आपके पास इतने फंड्स नहीं है, उनके पास हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, तो फिर आप अनकंपेरेटिव हो जाएंगे, यानी कि आपकी प्राइस कंपेटिटर्स के मुकाबले में ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे आप कंपटीशन में उस तरह से सरवाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग आपसे चीज क्यों लेंगे, आपकी चीज महंगी है। और अगर कंपटीटर भी आप जैसी चीज ही बना रहे हैं या आपसे अच्छी बना रहे हैं और प्राइस कम है, तो ऑफ कोर्स आपको फिर बड़ा लॉस होगा, कि आपका जो सेल्स है और प्रॉफिट है वो दोनों गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने बिजनेस का इम्पैक्ट बताना है, और यही वो चेन है, तो यही एनालिसिस है कि इंटरेस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ी तो उसको कवर करने के लिए प्राइस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ाई तो मार्केट में अगर कंपटीशन है तो आप अनकम्पेटिटिव हो जाएंगे, जिससे लोग स्विच कर देंगे और वो दूसरे कंपेटिटर की तरफ चले जाएंगे, और आपकी सेल्स और प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये जो पूरी चेन है, इसी को बोल रहे हैं हम एनालिसिस। और ये हम लेवल 2 पे जा रहे हैं आसानी से, क्योंकि हम इतनी तो चेन बना ही रहे हैं अपनी। ज्यादा डेवलप करते हैं तो लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, पहले जो पेरेंट रेस्टोरेंट है ये कुछ तो जी बिल्कुल। और ये अभी सवाल है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स कॉस्ट है। जी बिल्कुल फिक्स कॉस्ट है। वैसे फिक्स कॉस्ट वो होती है ना कि आप ज्यादा बनाएं कम बनाएं ना बनाएं, वो तो पे करनी है सारी, तो आपने लोन लिया हुआ है। अब आप, आपका बिजनेस कुछ प्रोड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है, ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, वो इंटरेस्ट आपने पे करना ही है, और वो अमाउंट फिक्स ही रहेगी, यानी कि वो सेम अमाउंट आपको बार बार पे करनी। तो वो इसको बोलते हैं ना फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ आप अगर ये देखें
अगर उन्होंने दो फैक्ट पूछ लिए ना, दो फैक्ट, तो दूसरा भी तो बताना पड़ेगा ना। नॉर्मली आपको पता है 8 नंबर में दो ही पूछते हैं। तो आप और भी चीजें पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट की बात ही कर रहा है, अगर तो वो ये कह रहा है कि बताएं और जो चेंजेस आ रही हैं इकोनॉमिकली उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर तो आप और चेंजेस भी देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो आप बिजनेस से लिंक कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट की बात ही करनी है तो आप डिपॉजिट रेट पे आ जाओ ना। डिपॉजिट रेट अगर आपका बढ़ गया तो ये तो कंज्यूमर होते हैं ना जो सेव कर रहे हैं, बिजनेसेस भी हो सकते हैं। पहले मैं बिजनेस की बात ही करूं। अगर बिजनेस ने सेविंग्स की हुई है, ठीक है, लार्ज अमाउंट की, बिजनेस ने लार्ज अमाउंट की सेविंग्स की हुई है बैंक के अंदर, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, उसको हायर रिटर्न मिलेगा ऑन सेविंग्स, हायर रिटर्न ऑन सेविंग्स। और वो क्या है, वो उसकी इनकम है बिजनेस की। और बिजनेस जो है वो उस इनकम को, तो बिजनेस की इनकम बढ़ रही है, यानी कि एक तो पैसा आ रहा है चीजों को सेल करके, और एक पैसा आ रहा है सेविंग से। तो बिजनेस ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, और बिजनेस बाद में इसको इस्तेमाल कर सकता है किस पर्पज के लिए, एक्सपेंशन के लिए। अगर बिजनेस का प्लान है नहीं भी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फर्दर आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी आप देखना चाह रहे हैं। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अच्छा, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकता है। अगर कंज्यूमर ने सेविंग्स की, तो है ना बिजनेस ने, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कंज्यूमर की बात कर दूं कि भाई कंज्यूमर जो है वो अगर सेविंग करके बैठा हुआ है तो, और उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को, कंजम्पशन मतलब क्या, मतलब वो चीजें खरीदना जो जिससे वो अपनी नीड और वांट को पूरा करता है। तो वो थोड़ी देर के लिए कंजम्पशन कम कर देगा, यार मुझे रिटर्न अच्छा मिल रहा है बैंक में बैठे बिठाए, तो यार बेहतर है कि अभी मैं कुछ चीजें ना खरीदूं, मैं यार गाड़ी नहीं खरीदता, एग्जाम्पल है। तो कंजम्पशन जब कम करेगा तो ऑफ कोर्स उससे मैं अब बिजनेस में इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक बिजनेस है जो कि रिजॉर्ट का बिजनेस है, रिजॉर्ट। मैं इसीलिए आपको बिजनेस की सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि आपको एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होता है, और एप्लीकेशन है ही यही कि या तो जो केस स्टडी में बिजनेस दिया हुआ है उसको लिंक करें अपने आंसर के साथ, या फिर अपना सिनेरियो खुद से बना ले। लेकिन अपना सिनेरियो आपको P3 और P4 में नहीं बनाना हो, क्योंकि P3 में भी केस स्टडी होती है, P4 में भी केस स्टडी होती है, तो टेंशन ही नहीं है। वो होता है P1 P2 में, एएस के अंदर। अच्छा, रिजॉर्ट बिजनेस है तो, अब रिजॉर्ट का बिजनेस जो है ना, ये तो एक लग्जरी बिजनेस, लग्जरी आपको सर्विसेज दे रहा है या प्रोडक्ट्स दे रहा है, जो भी है। तो अब ये इसको तो पोस्टपोन किया जा सकता है, ये कौन सी नेसेसिटी है। तो इसका मतलब है कि इनकी सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी, लग्जरी रिजॉर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, और उससे फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आपकी सेल जो है ना वो भी कम हो जाएगी, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। और जैसे सकीना आप एक्सप्लेन करती हो हमेशा से, प्रॉफिट कम होगा तो अगर ऊपर लिखा हुआ है वो एक बड़ी कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स को उनका ड्यू जो शेयर है प्रॉफिट में वो नहीं दे पाएंगे आप उतना, और वो फिर अनहैप्पी हो जाएंगे, और फिर वो फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये कर सकते हैं डेवलपमेंट एनालिसिस। या फिर अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो बिजनेस जो है ना वो अब फर्दर एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहिए। या प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो एक ओवरऑल रेपुटेशन भी आपकी एट स्टेक आ जाती है। जो अच्छे वर्कर्स हैं, अब वो भी शायद आपको ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपको फर्ज किया अच्छे, मैं रिजॉर्ट की बात ही कर रहा हूँ, आपको अच्छे गाइड्स चाहिए जो कि आपको बता सके कि कौन से स्पॉट्स हैं जो कि वर्थ सीइंग है या वर्थ विजिटिंग है। तो आपको वो गाइड नहीं आ रहे आपके पास क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, एंड दे हैव अ फियर कि यार ये जॉब करेंगे ना, इन्होंने हमें सैलरी कम देनी है या देनी नहीं है। तो यू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू हायर कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स। तो ये आप इस तरह, मैंने आपको बहुत से तरीके बता दिए कि अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप किसी भी तरफ इसको लेकर जा सकते हो,
ताकि आपकी डेवलपमेंट अच्छी हो और आपको एनालिसिस का लेवल 2 मिल जाए आसानी से। तो ये हमने देख लिया बूम में। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, अच्छा कोई, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताए, अभी तक कोई नहीं है। ओके, ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे ये है कि हमने, अच्छा बूम तो देख लिया, ये पीक होता है। अच्छा, और मैंने नीचे वैसे तो डायग्राम बनाई भी है, लेकिन चले मैं देख लेता हूँ। ये, तो ये बूम आपको नजर आ रहा है, ये टॉप। तो इस वजह जो ग्रोथ होती है, जीडीपी मैक्सिमम हमें नजर आ रही होती है, एम्प्लॉयमेंट भी, इन्वेस्टमेंट भी, जो भी है। लेकिन आप नजर आ रहा है कि आप उसके बाद नीचे ही जाओ। गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो कर ले, जैसे हमने अभी इंटरेस्ट रेट की बात की है, गवर्नमेंट से नहीं कंट्रोल होता तो फिर नीचे ही जाएंगे आप फिर। अच्छा, तो आगे अगला क्या आ गया हमारे पास स्टेज, ये हम चूंकि स्टेजेस पढ़े हैं इकोनॉमिक साइकिल की। अगली आ गई रिसेशन। ठीक है जी, रिसेशन। रिसेशन क्या होता है ना, ये होता है डाउनफॉल ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अब डाउनफॉल शुरू हो गया, पैसिमिज्म शुरू हो गया। तो अब देखो जीडीपी गिर रही है, इन्वेस्टमेंट गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, इनकम भी गिर रही है, प्रॉफिट भी गिर रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई। बिजनेसेस जो है ना, वो अब हेजिटेट कर रहे हैं प्रोड्यूस करने में, वो कम कर रहे हैं प्रोडक्शन अपनी। ठीक है जी। और वो क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, क्योंकि बूम था ना। तो बूम था तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया था। तो ज्यादा किया था तो बिजनेसेस तो डिस्करेज होते हैं। अभी सारी यही तो डेवलपमेंट की है, बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स कम हो रही है, लोग ले नहीं रहे। तो वो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो आपकी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट भी चाहता, अच्छा अभी आप पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट लगाया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, तो वो तो कंट्रोल शायद कर ली उन्होंने, लेकिन वो जीडीपी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि बिजनेसेस के लिए ये फेवरेबल नहीं है, और हर बिजनेस लोन तो लेता ही है। तो एक तो ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया रिसेशन। ये जो अब नीचे, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये रिसेशन। तो उसके बाद अगर आप लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं स्लम। और यहाँ पे इकोनॉमी की आप कह लें कि डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, और यहाँ से निकालना सिर्फ गवर्नमेंट के बस की बात है और किसी की नहीं। क्योंकि स्लम में क्या होता है, अच्छा रिसेशन में तो ये होता है हर चीज फॉल कर रही है, आप गौर करो। तो स्लम में फॉल नहीं करती, हर चीज बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, और हम कहते हैं कि रिसेशन को या स्लम को अगर 6 महीने या उससे ज्यादा आपकी जो आउटपुट है वो गिरती जा रही है, और नीचे ही आप जा रहे हैं इकोनॉमी, तो हम कहते हैं कि आप रिसेशन में आए हुए हैं या स्लम में आए हुए हैं। और उसके उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी इस्तेमाल करनी है, लेकिन गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर पा रही, तो फिर आपका वो जो पीरियड है ना डाउनफॉल वाला, वो लंबा हो जाएगा। ये जो एरिया, ये छोटा भी हो सकता है कि अगर